नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र माहुर और अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए लगातार वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, अजात शत्रु का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु जन्मा न हो, यानी कि जिसका कोई भी शत्रु न हो। तो वैसे तो इसका ये शाब्दिक अर्थ ये बनेगा, लेकिन यह किसी राजा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है अजात शत्रु। जैसे कि युधिष्ठिर को जो है अजात शत्रु कहा जाता था, यानी उसका कोई भी दुश्मन नहीं था, कोई भी शत्रु नहीं था। तो ये किसी राजा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा जो कि उसके शाब्दिक अर्थ से तो उसका अर्थ भिन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह पढ़ चुका है, यह कौन सा काल है? तो देखिए, वह पढ़ चुका है, यह पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसमें ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का सही उदाहरण है? तो देखें, चारों ऑप्शंस को आप देख लें। कर्मधारय समास में क्या होता है, जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो ऐसा ही आप देखेंगे ऑप्शन बी में, नील कमल, यानी कि जो कमल नीला है, ठीक है, तो यहां पर जो है कमल की विशेषता बता रहा है नील, तो यहां पर होगा कर्मधारय समास किसमें? नील कमल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गगन घन घमंड घना में अलंकार है? तो देखें, इसमें जो घ वर्ण है उसका बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो कभी न मरता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, आसान सा प्रश्न है। यूपी टेट में कभी कभी बहुत आसान प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और मुश्किल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो न कभी न मरता हो उसको कहते हैं अमर। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने रोटी खाई, ने किस कारक का चिन्ह है? अब देखिए, कारक के बारे में आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको सीधा सीधा आप याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे अजी। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कर्ता ने यानी कि राम ने, तो इसमें कर्ता कारक होगा। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक क्रोध, ठीक है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो बहुत अधिक क्रोध के लिए एक शब्द होता है आक्रोश। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कहा न जा सके उसको कहते हैं अवर्णनीय। तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम और श्याम खेलते हैं, वाक्य किस प्रकार का है आपको बताना है। तो देखिए, राम और श्याम खेलते हैं, यह एक सरल वाक्य है। अगर ये इस तरह से होता कि राम खेलता है और श्याम पढ़ता है तो उस समय यह संयुक्त वाक्य होता। आप जानते ही होंगे, तो संयुक्त वाक्य है, उसमें दो अलग अलग वाक्य जुड़े हुए होते हैं, और के द्वारा, तथा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। तो यहां पर एक सरल वाक्य होगा, ये ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे राम ने कहा कि श्याम पढ़ता है, ठीक है, तो उस समय ये मिश्र वाक्य होता। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक होगा। चलिए ऑप्शन ए सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर गया क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे कि दो वाक्य दिए हुए हैं, वह घर गया और वह बीमार था। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक, तो वह घर क्यों गया? क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूरा करता है, इसलिए यहां पर ये मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे में कौन सा शब्द भेद है? अब देखिए, धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि हवा जो है धीरे धीरे चल रही थी, इस तरह से कोई वाक्य होगा। तो इसमें हवा चलने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बताई गई है, क्रिया की विशेषता बताई गई है कि हवा धीरे धीरे चल रही है। और या वह धीरे धीरे जाता है, तो यहाँ पर जाने की जो विशेषता बताई गई है
यानी कि जाना जो है क्रिया है और उसकी विशेषता बताई गई है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है हमेशा वो क्रिया विशेषण होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल का तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, जल अपने आप में ही एक तत्सम शब्द है, ठीक है, तो जल का तत्सम शब्द भी जल ही होगा। ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह शेर है अलंकार, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें आपको बताना है। तो वह शेर है, इसमें जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और शेर उसको बताया गया है, यानी उसे शेर का रूप बता दिया गया है किसी इंसान को, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन बी इसमें ठीक हो गया। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिन रात में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखिए, जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, जैसे दिन रात, भाई बहन, ऊंचा नीचा, अंदर बाहर, ठीक है। इस तरह से जो आप इनको पहचान सकते हैं, राम लक्ष्मण, सीता गीता, तो इनमें जो है सब में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और ये ज्यादातर जो है योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है योजक चिन्ह के द्वारा ये जुड़े हुए ना मिले, तब भी आपको पहचान लेना है कि इसमें दोनों ही जो पद है वो प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सा समास है? तो देखें आप, इसमें विद्या धन आलय ये मिलकर बनता है विद्यालय, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन ए सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। आप जानते होंगे, थोड़ा आसान सा प्रश्न है, गाँव में भी इसको जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साधारण भाषा में बोलचाल में इसको प्रयोग कर लेते हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं कौन सा काल है आपको बताना है। तो मैं पढ़ रहा हूं ये वर्तमान अपूर्ण काल है, यानी कि काम अभी चल रहा है और वर्तमान में है। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर में कारक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अलग होने के लिए संबंध का, की, के, रे, रा, री, रे, ठीक है। और अधिकरण में मैं, पे और पर, और संबोधन में हे, अरे, अजी। तो आप देखेंगे मैं आया हुआ है, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा। ऑप्शन बी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, के लिए कारक चिन्ह होगा, के लिए में जो है संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कभी न थके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो कभी न थके उसको कहते हैं अथक। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी सिद्धांत है रटना, व्यवहारिक प्रयोग, अनुशासन या मौन। तो भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी सिद्धांत है व्यवहारिक प्रयोग। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है सजा देना, गलती पहचान कर सुधार करना, परीक्षा लेना या तुलना करना। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है गलती पहचान कर सुधार करना। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका होगा खेल आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। प्राथमिक स्तर की बात करें तो चाहे भाषा हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो खेल आधारित विधि जो है सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक या श्रोता। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मार्गदर्शक की भूमिका होती है। ऑप्शन बी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीसीई का अर्थ है। तो देखिए सीसीई का अर्थ होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन ए सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, निराला, प्रसाद या गुप्त। तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। ये एक उपन्यास है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है, आप जानते ही होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए ऑप्शन ए सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, निराला, गुप्त या प्रेमचंद। तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन ए सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला या पंत। तो साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त।
ऑप्शन ए इसका सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निराला किसका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, पंत या गुप्त? तो निराला जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी का जो है उपनाम है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।